Today we'll talk about how to write high scoring answers. अच्छे से चर्चा करेंगे इसमें कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, क्या टाइम मैनेजमेंट आपका रहेगा, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए. We need to conquer the ARS mains. ठीक है, तो हमारा मेन यहाँ पर मुद्दा है कि what is your strategic ascent to success. कि सक्सेस पाने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हाउ टू एक्चुअली गो विद आता है आपका राइट. जो ये ARS मेंस है, दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज तो टेस्ट होगी ही होगी. आपका स्टेमिना, आपके स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन की भी यहाँ पर बात होगी. आपका जो सक्सेस डिपेंड करेगा जब आप इन तीनों चीजों को मास्टर कर लेंगे. ऑल थ्री, आपकी नॉलेज, आपका स्टेमिना, आपका स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन. द सिलेबस इज योर मैप. सबसे पहले आपको, जैसे कि सपोज करिए जब मैं मेंस राइटिंग करता था तो सबसे पहली चीज होती थी कि मैं अपने जो सिलेबस होता था अपने सब्जेक्ट का उसको प्रिंट आउट करके हम रख लेते थे एंड देन उसको हाईलाइट करते थे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका की कॉन्सेप्ट 1 है, यू शुड बी रेडी विद योर सिलेबस. आपका जो सिलेबस है, अ पावरफुल साइकिल टू कन्वर्ट पैसिव रीडिंग इनटू एक्टिव रिकॉल. एंड पहले ही बता चुका हूँ, चाहे आपको माउंटेन की चढ़ाई करनी हो, चाहे ARS मेंस करना है, तो आपको वो जो 180 मिनट की तैयारी है उसको एक्लिमेटाइज करना पड़ेगा, आपको अडेप्टिव होना पड़ेगा. दैट तो देयर विल बी 25 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स. ठीक है, फिर 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. 10 क्वेश्चंस will be of 10 marks each और 5 questions आपके होंगे 15 marks के. कहते हैं ना कि एक पिक्चर आपके क्या कर सकती है, it can fill 1,000 words और it can fill a page. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप पिक्चर या डायग्राम या कुछ साइकिल, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने एक साइकिल बना दी है, तो सर्टेनली मेरा पूरा पेज एक तरह से यहाँ पर क्या हो गया, फिल हो गया. तो सिर्फ पेज फिल तो हो गया, उसके साथ साथ जो 1000 वर्ड्स शायद मुझे लिखने थे, या जो 300 वर्ड्स मुझे लिखने थे, या 500 वर्ड्स लिखने थे, शायद मेरा सिर्फ 100 वर्ड्स में ही काम चल गया और आपका टाइम. ठीक है ना. सो एम फॉर कंसिस्टेंट राइटिंग स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट्स पर पेज. ना लिखने से अच्छा है लिखना, कुछ लिखना. तो एक एवरेज आंसर ना लिखने से तो हमेशा ही बेटर माना जाएगा. सो यू नीड टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन. छोड़ना कुछ नहीं है. ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों में ना एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं तो IRI से नहीं हूँ, मैं तो पंतनगर से नहीं पढ़ा हूँ, मैं तो BHU से नहीं पढ़ा हूँ. ठीक है, तो देखिए बेटा, ऐसा नहीं है कि ARS मेंस में सिर्फ उन्हीं बच्चों को सक्सेस मिल रही है जो कि एलाइट इंस्टीट्यूट से पढ़े. हेलो एवरीवन. Hello all the students who are preparing for ARS mains examination, who are preparing for STO mains, who are preparing for SMS mains. Welcome to this session, and this session is going to be very important for all those aspirants who are preparing for the ARS mains examination. So this session which we are taking today will talk about how to write high scoring answers. तो पूरी चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे इसमें कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, क्या टाइम मैनेजमेंट आपका रहेगा, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए. ठीक है ना, क्योंकि जो ये आपका एग्जाम है, मेंस एग्जामिनेशन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है. इसमें हमारा मेनली क्या है, हमारा जो स्ट्रेटजी है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से हट के होगी. तो चलिए आज जो आपका सेशन रहेगा इसको थोड़ा सा हम शुरू करते हैं इस नोट पर कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है. तो मैं इसको 4 पार्ट में लूंगा. 4 आपका जो पूरा पाथवे रहेगा, आई हैव डिवाइडेड द सेशन इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल कि अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, वी नीड टू कॉन्क्योर द ARS मेंस. ठीक है, तो हमारा मेन यहां पर मुद्दा है कि व्हाट इज योर स्ट्रेटेजिक एसेंट टू सक्सेस. कि सक्सेस पाने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हाउ टू एक्चुअली गो विद द फ्लो, राइट. तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने दर्शाया है एक माउंटेन, एंड this is the flag point, this is the summit where you have to reach. So
अगर आपको इस तक पहुंचना है, इस समिट तक पहुंचना है, विच इज योर ARS मेंस, ठीक है, तो आपको फिर इस पूरे पाथवे की जर्नी को भी स्टडी करना पड़ेगा। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कैसे आपको एक क्लाइम करना है इस पूरे समिट तक, ठीक है। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी एन एक्शनेबल गाइड टू आंसर राइटिंग एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका। तो देखिए, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज द एक्चुअली ARS मीन्स। हमें ये जो एसेंट है, जो ये चढ़ाई करनी है समिट तक, इसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एसेंट, द ARS मीन्स बाय नंबर्स। ओके, सो आप सभी को जो नया पैटर्न है वो अभी तक पता चल चुका होगा। 180 मिनट आपको यहां पर मिलने वाले हैं, राइट। इसका मतलब है 3 घंटे की आपको यहां पर टाइम मिलेगा, और उन 3 घंटों में आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो टाइम आपका 180 मिनट का है। आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं कि हमें 60 पेजेस एक तरह से कवर करने हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है आपका कि जो ये ARS मेंस है डियर, दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। नॉलेज तो टेस्ट होगी ही होगी, आपका स्टेमिना, आपके स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन की भी यहां पर बात होगी। आपका जो सक्सेस डिपेंड करेगा जब आप इन तीनों चीजों को मास्टर कर लेंगे, ऑल थ्री, आपकी नॉलेज, आपका स्टेमिना, आपका स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन, इन तीनों को अगर आप मास्टर करते हैं, देन श्योरली आई कैन से द सक्सेस इज योर्स, ठीक है। तो चलिए अब बात करेंगे कैसे ये जो 180 मिनट हैं आपको यूटिलाइज करने हैं, कैसे आपको ये 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्या आपकी स्पीड होनी चाहिए, एंड सो ऑन, राइट। तो जो पूरा, जैसे मैंने आपको बताया था, दिस सेशन इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। हम 4 स्टेजेस में इस सेशन की बात करेंगे। सो योर पाथ टू द समिट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। तो चलिए सबसे पहली स्टेज समझते हैं, बिल्डिंग योर बेस कैंप। तो जब भी आप कभी ट्रैकिंग पे जाते होंगे या जब कभी भी आपको किसी समिट में जाना होता होगा, तो बच्चों आप क्या करते हैं, आप अपने बेस कैंप को बिल्ड करते हैं। इसका मतलब है यू नीड टू मास्टर द फाउंडेशन, फाउंडेशनल नॉलेज एंड बिल्डिंग राइटिंग स्टेमिना। तो यहां पर आपका ARS मेन आपका समिट है। आपका बेस कैंप क्या है कि आपको अपनी फाउंडेशनल नॉलेज को मास्टर करना है, आपको अपनी राइटिंग जो स्टेमिना है उसको बिल्ड करना है। जैसे होता है ना कि ट्रैकिंग पे कभी कभार हम निकल जाते हैं बिना कोई एक्सरसाइज किए, बिना कोई वॉकिंग किए, कोई आदत नहीं होती है हमें, और व्हेन वी रीच टू दी हिली एरियाज, देन हम वहां पर बहुत बुरी तरीके से क्या हो जाता है, हमारा स्टेमिना लूज हो जाता है, हमसे चला नहीं जाता है। वाई? बिकॉज हमारा फाउंडेशनल नॉलेज वीक था, हमारी प्रैक्टिस नहीं थी, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज थी वो उस तरह की नहीं थी कि वो एक्लिमेटाइज कर पाए, ठीक है। तो आपको एक्लिमेटाइज भी करना है अपने आप को पहले। तो पहली स्टेज में हम बात करेंगे हाउ टू एक्चुअली मास्टर द फाउंडेशनल नॉलेज, देन हाउ टू एक्चुअली बिल्ड द राइटिंग स्टेमिना। दूसरी चीज है आपका जो सेकेंड स्टेज है, हम करेंगे आपका चार्टिंग योर कोर्स। इसका मतलब कि हम वो सीखेंगे कि कैसे आपको अपने हाई इंपैक्ट आंसर्स को स्ट्रक्चर करना है। सो द आर्ट एंड साइंस ऑफ स्ट्रक्चरिंग हाई इंपैक्ट आंसर्स, दैट आई डील इन दिस स्टेज 2। देन स्टेज 3 में हम बात करेंगे द समिट पुश। इसका मतलब है एग्जीक्यूटिंग अ फ्लॉलेस स्ट्रेटेजी ऑन द एग्जाम डे, कि एग्जाम डे वाले दिन जब आप समिट के लिए जस्ट चढ़ाई कर रहे हैं अपनी पूरी प्रैक्टिस के बाद, तो कैसे एक फ्लॉलेस स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए टू एग्जीक्यूट ऑल 3 पॉइंट्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड in the previous slide. And the last one is final polish, the stage 4. It means gaining a competitive edge with the presentation and mindset. तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस सेशन को बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्टेज 1 की, ठीक है। तो स्टेज 1 जैसे मैंने आपको बताया, बिल्डिंग योर बेस कैंप, द फाउंडेशन। अब देखिए यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट 1 है, आपका जो मैप है ना बेटा, वो आपका सिलेबस है। द सिलेबस इज योर मैप।
तो सबसे पहले आपको, जैसे कि सपोज करिए जब मैं मेंस राइटिंग करता था, तो सबसे पहली चीज होती थी कि मैं अपने जो सिलेबस होता था अपने सब्जेक्ट का, उसको प्रिंट आउट करके हम रख लेते थे, प्रिंट आउट करके रख लेते थे, एंड देन उसको हाईलाइट करते थे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका की कॉन्सेप्ट वन है, यू शुड बी रेडी विद योर सिलेबस। आपका जो सिलेबस है दैट इज योर मैप, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो यू नीड टू फोकस ऑन कंप्लीटिंग एवरी हेडिंग ऑफ दिस सिलेबस। ठीक है, अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें, आपके जितने भी एआरएस मेंस हुए, तो 60 to 70% questions are historically derived directly from these headings। तो आप देख लीजिए कि आपके जो सिलेबस की हेडिंग्स हैं, एज सच कभी कभार उनसे क्या होता है, क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। ठीक है ना, तो 60 से 70% क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली डिराइव किए जाते हैं फ्रॉम दी हेडिंग्स। तो कितना इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस को स्टिक करना। ठीक है ना, तो सिलेबस आपका मैप है, सिलेबस को आप प्रिंट आउट कर लीजिए, सिलेबस को अपना कहीं पेस्ट कर लीजिए अपनी कॉपी में, अपने वॉल्स पर, और आप देखिए कि हर एक यूनिट के सारी हेडिंग्स के बारे में क्या आप लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। दैट शुड बी योर फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। देन आपका जो की कॉन्सेप्ट सेकंड है, स्ट्रेटेजिक नोट मेकिंग। आपको क्या करना है, यू नीड टू क्रिएट टू वर्जन ऑफ द नोट्स ऑफ ईच टॉपिक। तो सपोज करिए आपके पास क्या है, आपके पास ये सिलेबस आ चुका है, इसमें कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, तो हर एक हेडिंग के आपके पास क्या होने चाहिए, दो वर्जन ऑफ नोट्स होने चाहिए। अब देखिए कि अगर अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अकॉर्डिंग टू यू टाइम सफिशिएंट है या नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। किसी के लिए 3 महीने काफी होते हैं, किसी के लिए 6 महीने भी काफी नहीं होते। सो यू डिसाइड वेदर द टाइम इज सफिशिएंट फॉर यू और नॉट। ठीक है, कि क्या आपको सच में नोट मेकिंग की जरूरत है या आप पार्शियल नोट मेकिंग करना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। ठीक है, लेकिन जब भी आप नोट मेकिंग करें, चाहे पार्शियल टॉपिक्स की करें, चाहे पूरे के पूरे सिलेबस की करें, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या मैं उस टॉपिक का शॉर्ट वर्जन लिख सकता हूं, क्या मैं उसी टॉपिक का डिटेल्ड वर्जन भी लिख सकता हूं। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास सपोज कोई टॉपिक है ए टॉपिक है कोई मेरे पास, तो क्या मैं इसको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए भी अटेम्प्ट कर सकता हूं। डू आई हैव दैट नॉलेज। ठीक है, और अगर इसको डिटेल्ड में लिखना हो तो कैन आई एक्सटेंड इट। ठीक है, तो हो क्या सकता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, आप जैसे नोट्स बना रहे हैं, डिटेल्ड नोट्स बता रहे हैं, आप डिटेल नोट्स को क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। अगर समराइज कर लेंगे तो शॉर्ट नोट्स आपके ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। सो इसका मतलब है दो वर्जन आपके हर एक टॉपिक के आपकी वर्सेटैलिटी को बिल्ड करते हैं, तो आप हर तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाते हैं तो यू कैन इजीली टैकल द 5 मार्क क्वेश्चंस। इफ यू आर हैविंग डिटेल्ड नोट्स देन यू कैन टैकल द 10 and 15 मार्क्स जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, उनको भी टैकल आप कर सकते हैं। अब यहां पर मैं एक और चीज आपको हाईलाइट कर सकता हूं कि अगर आप पे नोट मेकिंग का टाइम नहीं है, तो आप जो बुक्स रेफर कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं अपने सिलेबस में, ठीक है ना, आप हेडिंग्स दे सकते हैं कि इस टॉपिक का आंसर मेरे इस वाले पेज नंबर पर है, इस बुक में है। तो दैट इज हाउ यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर योर नोट्स। इसका मतलब है ऑटोमेटिक नोट्स आपके बन जाएंगे, राइट। तो जैसे अगर कोई आपका टॉपिक है, वो आपको सपोज रेडी एंड रेडी में मिल रहा है, इस पेज पर है, तो आप उस हेडिंग के सामने डाल दीजिए कि इस वाले का आंसर मुझे यहाँ से पढ़ना है। ठीक है ना, और एक पेज आप बना के रख सकते हैं उसी सिलेबस में कि आपका कि कौन सी बुक में कौन सा टॉपिक मेरे को प्रिपेयर करना है, ताकि आपका रिवीजन में इजी रहे। ठीक है, सो नोट मेकिंग इज बेसिकली अ पर्सनल चॉइस। आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट अब देखिए यहाँ पर आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी राइटिंग की बात हो रही है। व्हाइल यू प्रिपेयर द नोट्स, ठीक है ना, तो आपका स्टेमिना भी बिल्डअप होगा, आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप नोट मेकिंग करें। नोट मेकिंग करने के साथ साथ फिर आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। सो नोट मेकिंग इटसेल्फ इज अ राइटिंग प्रैक्टिस, राइट। तो आपको ये चीज करनी चाहिए। ठीक है, देन अब आप कौन सी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। सो द ट्रेनिंग रेजिमेंट, जो आपकी ट्रेनिंग रेजिमेंट है, मैं कहूंगा आप 10-10 स्ट्रेटेजी पर जा सकते हैं। तो अ पावरफुल साइकिल टू कन्वर्ट पैसिव रीडिंग इनटू एक्टिव रिकॉल एंड इफेक्टिव राइटिंग। तो आप क्या कर सकते हैं इस 10-10 स्ट्रेटेजी में,
आप 10 मिनट के लिए सपोज करिए पढ़िए एंड एब्जॉर्ब द टॉपिक। तो 10 मिनट में आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने क्या करा, उसको रीड आउट करा, उसको एब्जॉर्ब करा, उसको कॉम्प्रीहेंड करा, एंड देन आप क्या करिए, 10 मिनट तक लिखिए। ठीक है ना। तो 10 मिनट आपने फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक पढ़ा, फिर 10 मिनट आप उसको लिख के देखिए, आर्टिकुलेट एवरीथिंग यू रिमेंबर विदाउट लुकिंग। तो आप देखिए कि कितना आपका रिटेंशन पावर रहा, आपने जितना पढ़ा था उसमें से आपने कितना मेमोराइज किया, कितना आपने आर्टिकुलेट किया, कितना आप लिख पाए उस 10 मिनट में। ठीक है ना। एंड देन 10 मिनट में इवेल्युएट कीजिए, आप कंपेयर कीजिए आपके रिटर्न आंसर को विद द सोर्स मटेरियल टू आइडेंटिफाई द गैप्स एंड एरर्स। फिर आप देख सकते हैं कि आप कहां पर लैक कर रहे हैं। तो व्हाइल यू डू दिस ट्रिपल 10 स्ट्रेटेजी, तो आपको कहीं ना कहीं अपने फ्लॉज पता चल जाएंगे, आपको अपने एरर्स पता चल जाएंगे, एंड व्हाइल वी वर्क ऑन द फ्लॉज एंड व्हाइल वी वर्क ऑन द एरर्स, ऑटोमेटिकली वो आपके इंप्रूव करेंगे। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप ट्रिपल 10 स्ट्रेटेजी ही रखें। ठीक है ना। हो सकता है कि आप 2-3 टॉपिक्स एक साथ पढ़ लें, 2 दिन टॉपिक पढ़ने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस उसमें से फॉर्मुलेट कर लें, एंड देन स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, एंड देन इवेल्युएट। ठीक है। सो दिस ट्रिपल 10 स्ट्रेटेजी गोज ऑन एन एवरेज विद एवरी स्टूडेंट, आप इसे कर सकते हैं, ये आपका एक ट्रेनिंग रेजिमेंट हो सकता है। राइट। देन एक्लिमेटाइजेशन इज नॉन नेगोशिएबल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चाहे आपको माउंटेन की चढ़ाई करनी हो, चाहे एआरएस मेंस करना है, तो आपको वो जो 180 मिनट की तैयारी है उसको एक्लिमेटाइज करना पड़ेगा, आपको अडेप्टिव होना पड़ेगा। दैट इज नॉन नेगोशिएबल। इसका मतलब है कि आप क्या करिए, आप वो 180 मिनट आपके मेन एग्जाम से पहले अपने आप को बहुत बार वो 180 मिनट दीजिए इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट आपका क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे आपके फिजिकल स्टेमिना को, आपकी राइटिंग स्पीड को इंप्रूव करेंगे, आपकी मसल्स मेमोरी को भी इंप्रूव करेंगे, क्योंकि जब आप लिखेंगे यू नीड अ मसल मेमोरी। बहुत बार जब मैं लिखता था, आई टेल यू कि मेरी स्पीड बहुत अच्छी होती थी, बट फिर भी 3 घंटे पूरे लग जाते थे कभी कभार लिखने के लिए। ठीक है ना। और क्वेश्चन तो आपको कोई छोड़ना ही नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हो। तो मॉक टेस्ट आपके फिजिकल स्टैमिना, आपके राइटिंग स्टैमिना, आपके मसल मेमोरी को बिल्डअप करेगा, सो दैट यू कैन राइट हाई वॉल्यूम मैराथन्स, राइटिंग मैराथन्स। सो एटलीस्ट आपका गोल होना चाहिए 10 to 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बिफोर द एक्चुअल एग्जाम। तो ये जो 10 से 12 जो आपके मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है ना, दे विल एक्लिमेटाइज यू। और एक्लिमेटाइजेशन जब हो जाएगा तो आप जब मेन पेपर में बैठेंगे डियर, तो आप आसानी से, आपकी मसल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी, आपका राइटिंग स्टैमिना इंप्रूव होगा, और आपको पता होगा हाउ टू एक्चुअली गो फॉर इट। राइट। सो इसका मतलब है आपका, देखिए दूसरी यहां पर एक चीज याद रखिए कि जो एआरएस मेंस है ना, वो अगर 60% नॉलेज है ना आपका, तो 40% आपका राइटिंग स्किल्स हैं। तो आपको अगर मैं इसे डिवाइड कर लूं 60-40, कि 60% आपको नॉलेज है, यू हैव सफिशिएंट नॉलेज। ठीक है ना। इवन इफ यू हैव 100% नॉलेज, लेकिन अगर आप प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे अपने आंसर को, देन एआरएस मेंस आपका नहीं होने वाला, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द टेस्टिंग नॉलेज। आपके मॉक टेस्ट आपकी सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं, इट्स अबाउट कंडीशनिंग योर माइंड एंड बॉडी फॉर द प्रेशर एंड द पेस ऑफ द फाइनल डे। कि जो फाइनल डे पे आपको प्रेशर मिलने वाला है, जिस पेस के साथ को आपको लिखना है, आपकी बॉडी और आपकी माइंड पहले से ही कंडीशनड रहेंगी बिकॉज ऑफ दिस एक्लिमेटाइजेशन, बिकॉज ऑफ दिस यू नो मॉक टेस्ट। तो आपको याद रखना है कि आपकी राइटिंग स्किल्स भी डेवलप करेगा आपके मॉक टेस्ट। देन तो ये तो हुआ आपका स्टेज 1। अब स्टेज 2 समझते हैं हम, कि चार्टिंग योर कोर्स, द ब्लूप्रिंट्स फॉर एवरी आंसर। तो अब आप देखिए, आपके जो, अगर आपने देख लिया होगा, सभी को पता होगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके मिलने वाले हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो 25 क्वेश्चन आपके होंगे 5 मार्क्स वाले, सो देयर विल बी 25 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है। फिर 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस।
will be of 10 marks each और 5 क्वेश्चंस आपके होंगे 15 मार्क्स के, ठीक है ना। तो अब आपको याद रखना है कि जो आपका याद होना चाहिए आपको कि जो आपके 5 मार्क्स हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होना चाहिए, यू नीड टू प्रोवाइड 5 to 6 क्रिस्प बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। 50 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है पहली चीज, तो स्टिक टू द वर्ड लिमिट, ठीक है ना। सो यू कैन अकम्पनी ऑल दीज पॉइंट्स विद अ रेलिवेंट एग्जाम्पल। तो शॉर्ट वाले में तो कोई ज्यादा बहुत दिक्कत होती नहीं है, बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता है। 50 वर्ड्स में आपको कंप्लीट कर देना है अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो 5 से 6 बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, उनको आपको देना है। आपको उनके साथ आपका क्या करना है, यू नीड टू गिव द रेलेवेंट एग्जाम्पल्स और इफ यू हैव एनी रेफरेंस यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। फिर 10 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, आप क्या कर सकते हैं, 2 to 3 लाइंस ऑफ द इंट्रोडक्शन यू कैन गिव। सी, अब ये तो मैं एक जनरल एस्पेक्ट आपको बता रहा हूं, बट हाउ टू राइट द आंसर दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, कि पूछा क्या गया है आपका, ठीक है ना। सो वो अभी मैं आपके आगे भी डिस्कस करूंगा। सो 10 मार्क्स क्वेश्चन में ब्रीफ इंट्रोडक्शन 2 to 3 लाइंस का दे सकते हैं, then main body with the clear subheadings and tables, and then there should be a concise conclusion in case of 10 marks question। फिर अब 15 मार्क्स का है जो कि लेंदी होंगे आपके, सो यू कैन यूज व्हाट, डिटेल्ड फ्लो डायग्राम्स यूज कर सकते हो, मैप्स यूज कर सकते हो, पाथवेज यूज कर सकते हो, डायग्राम्स यूज कर सकते हो, राइट। तो इस तरह की चीजें आप यूज करके अपने टाइम को भी बचा सकते हैं, विद टाइम सेविंग आप ज्यादा से ज्यादा कन्वे कर पाएंगे विद दिस, राइट। सो इसका मतलब है कि आपको ये याद रखना है कि ये जो आपके सारे क्वेश्चन है जब ही कर पाएंगे जब आपको कि हर एक टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ तो पता हो, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू हियर इन द 15 mark question, elaborate on points with a logical flow from introduction to the conclusion, right। तो चलिए इसको मैं वन बाय वन अब देखेंगे, किसको कितना टाइम आपको देना चाहिए, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट। तो याद रखिए कि जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं या जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में है, उसमें आपको आप फ्लो डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, आप साइकिल्स बना सकते हैं, आप you can go for the step writing, ठीक है, and then you can also go for illustrations in form of diagrams। then अगर मैं बात करूं आपकी 15 मार्क्स क्वेश्चंस की, तो अगेन यहाँ पर भी आप फ्लो डायग्राम यूज कर सकते हैं, आप साइकिल्स यूज कर सकते हैं, स्टेप्स यूज कर सकते हैं, illustrations यूज कर सकते हैं, यू कैन कोट एग्जाम्पल्स, यू कैन कोट सर्टेन कोट्स, ठीक है ना, आप अपना कंट्रास्ट शो कर सकते हैं, रिसर्च फाइंडिंग्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं, राइट। तो चलिए इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेटिव पढ़ेंगे। तो मेकिंग योर मार्क विद हाई इंपैक्ट कंटेंट, देखिए सबसे पहली चीज, बी डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट। आपको क्या करना है, जेनरिक इंट्रोडक्शन अवॉइड करने हैं, ठीक है। यू आर नॉट अबाउट टू से एनी स्टोरी टू देयर, ठीक है ना, आपको कोई स्टोरी टेलिंग नहीं करनी है वहां पे, ठीक है, इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आपको you come to the point directly, so you need to avoid generic introductions, address the questions core demand immediately। तो जो पूछा गया है डायरेक्टली उसी को हिट करेंगे आप, राइट। यू आर नॉट supposed to elaborate the answers by your own, ठीक है, आपको सेव करना है टाइम, ठीक है ना। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चों को एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, दूसरा इतना अच्छा नहीं आता, तो चाहते हैं कि एक वाला बहुत अच्छा लिख दूं और एक वाला बिल्कुल एवरेज से भी कम हो जाता है, ठीक है। तो दैट शुड नॉट बी योर स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। अब अभी मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा कि कैसे आपको फिर रखना है अपने आप को। दूसरी चीज, एड डिस्टिंग्विश डिटेल्स, सो यू कैन इंक्लूड स्पेसिफिक रेफरेंसेस टू डिस्टिंग्विश अ पेपर। तो अपने राइटिंग को, अपने आंसर्स को अलग दिखाने के लिए यू कैन ऐड रेफरेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है तो आप कोई क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल आईपीसीसी है आपका, उसका कोई रेफरेंस दे सकते हैं, है ना। फूड एंड एग्रीकल्चर की कोई बात हो रही है तो आप एफएओ का रेफरेंस दे सकते हैं, लाइक ऑन, ठीक है। likewise you can give examples to your answers, right। तो जैसे सीबीडी नॉर्म्स हैं या रेलिवेंट ऑथर नेम्स है या स्पेसिफिक केस स्टडी साइट्स है, उनके रेफरेंस आप दे सकते हैं, दैट विल एनहेंस योर आंसर, आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं उसमें,
ठीक है। देन स्टे करंट, हमेशा आपको क्या करना है, जो आपकी लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, जो आपके करंट डेटा है, उनको देने की कोशिश ज्यादा करिए। सो इनकॉर्पोरेट लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड डेवलपमेंट्स फ्रॉम द लास्ट 2-3 years, so you can go for the ICR annual books or PIB news and any government site which are relevant, which are authentic, उनका डेटा आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, so that can give you high impact content for your writing, राइट। अब यहां से देखिए कि कहते हैं ना कि एक पिक्चर आपके क्या कर सकती है, इट कैन फिल 1,000 words और इट कैन फिल अ पेज। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप पिक्चर या डायग्राम या कुछ साइकिल, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैंने एक साइकिल बना दी है, सो सर्टेनली मेरा पूरा पेज एक तरह से यहाँ पर क्या हो गया, फिल हो गया है। तो सिर्फ पेज फिल तो हो गया, उसके साथ साथ जो 1,000 वर्ड शायद मुझे लिखने थे, या जो 300 वर्ड्स मुझे लिखने थे, या 500 वर्ड्स लिखने थे, शायद मेरा सिर्फ 100 वर्ड्स में ही काम चल गया और आपका टाइम भी सेव हो गया। तो ड्वेल बेनिफिट होता है विजुअल्स का, क्या क्या होता है, एक तो क्लैरिटी आ जाती है। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर विजुअल्स बनाएंगे, ठीक है, सो इट विल गिव क्लैरिटी, मेक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन easier for the evaluation और इवेल्युएटर टू डाइजेस्ट। तो जब इवेल्युएटर उसको देखता है तो थोड़ा सा इंप्रेसिव हो जाता है, और वो जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन भी है उसको भी इजियर वे में क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। दूसरा एफिशिएंसी, हेल्प फिल पेजेस इफेक्टिवली एंड डेमोन्स्ट्रेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं एक तो आपका पेज पूरा इफेक्टिवली फिल होगा, और इससे एक हाईलाइट होगा कि दैट यू हैव अ डीपर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है ना, तो ये याद आपको रखना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, एक्शन, जो आपके एक्शनेबल मैंडेट हैं वो क्या होने चाहिए, डेडिकेट स्पेसिफिक प्रैक्टिस सेशंस 15 to 20 days solely to mastering the diagrams and flow charts for your key points। तो जैसे आपने क्या करा, नोट मेकिंग तो कर लिए, नोट मेकिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं, हर जो आप चाहते हैं कि मुझे आई शुड नो दी फ्लो चार्ट, आई शुड नो दी डायग्राम, कि मैं इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूं, उसका भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो कम से कम 15 से 20 दिन आपको देने अपने डायग्राम्स को मास्टर करने के लिए, अपने फ्लो चार्ट को मास्टर करने के लिए। ठीक है, आप अगर ऐसा कर पाते हैं तो आई विल सर्टेनली टेल यू कि आपका अच्छा एग्जाम होगा, आपके हाई इंपैक्ट आंसर्स होंगे, यू विल गेट गुड स्कोर्स, क्योंकि मैं ऐसा कर चुका हूं, है ना। आई हैव क्वालिफाइड 3 times, राइट। तो मैं आपके अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं, आप अगर फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं, या डायग्राम की हेल्प लिखते हैं, तो श्योरली आपका एक पॉजिटिव एज आपको मिलने वाली है एग्जाम में। ठीक है, अब क्या है, अब है आपका 80 मिनट की क्लॉक है आपके पास, तो सबमिट पुश है आपके पास। देखिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशंस के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आपका दे सकते हैं कि कितना कितना आपको टाइम देना है। बट ऑन एन एवरेज अगर सपोज मान के चलें कि 40 क्वेश्चन है, 180 मिनट है, कितना इंटेंस पेस है आपके पास। ठीक है, तो अगर हम मैथमेटिकली जाए तो हमारा एम होना चाहिए कि 3 मिनट में कम से कम हम पर पेज लिख पाए। ठीक है ना, सो एम फॉर कंसिस्टेंट राइटिंग स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 minutes पर पेज। ठीक है ना, सो टाइम इज योर मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स हेयर, एवरी मिनट मस्ट बी एलोकेटेड विद प्योर पर्पस। ठीक है ना, 5 मिनट भी आप वेस्ट नहीं कर सकते इस एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा। तो टारगेट मैट्रिक तो ये बोलते हैं कि आपकी स्पीड इतनी तो हो कम से कम कि पर पेज आप मतलब 3 minutes पर पेज आप दे पाए। ठीक है ना, लेकिन जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर हम डिसिप्लिन पेस की या स्ट्रेटेजिक टाइम एलोकेशन की बात करें, ठीक है ना, तो अलग अलग आप परम्यूटेशंस जो आपको अच्छा लगता है या कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 55 मिनट्स आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को दे दें, 60 मिनट्स आप 10 मार्क वाले क्वेश्चन को दे दें, और 60 मिनट आप 15 मार्क्स क्वेश्चन को दे दें। ठीक है ना, लेकिन एक और कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलूं कि फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क्स वाले मेरे 25 क्वेश्चन हैं बेटा, तो अगर हर एक 25 वाले क्वेश्चन जो है आपके 5 मार्क्स को अगर मैं 3 मिनट देता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो 3 मिनट इन्हें देने पर मैं 75 मिनट्स डिवोट कर सकता हूं किसको, फॉर एग्जाम्पल आपके
25 क्वेश्चन को, ठीक है। फिर इसी तरह से जो 60 मिनट्स आपके होंगे, ठीक है ना, तो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, 6 मिनट्स दे सकते हो। यहां पर आप क्या कर सकते हो, 10 इंटू 6 मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स आप यहां पर डिवोट कर सकते हो। तो हर पर क्वेश्चन क्या हो रहा है, आप 6 मिनट दे रहे हो, तो पर क्वेश्चन आप दे सकते हो बेटा 6 मिनट्स। यहां पर क्वेश्चन कितना दे रहे थे आप, पर क्वेश्चन 3 मिनट दे सकते हो, 3 मिनट्स, ठीक है ना। और फिर आपका बचा कौन सा, 15 मार्क्स वाला। तो 15 मार्क्स में 5 क्वेश्चन होंगे, ऑन एन एवरेज आप 9 मिनट्स इसको दे दीजिए। तो 9 मिनट्स पर क्वेश्चन आप देंगे, सो इट विल बी 45 मिनट्स, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। तो क्लियर हो जा रहा है। तो एक स्ट्रेटेजी आप 75 मिनट्स, 60 मिनट्स और 45 मिनट्स की भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, कि 3 मिनट आप 5-5 नंबर वालों को दे दीजिए। अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको 3 मिनट देने ही है। अगर 2 मिनट में कंप्लीट हो गया, वेल एंड गुड, ठीक है। तो हो सकता है कि कहीं पर आप 2 मिनट दे के 1 मिनट बचाएं और उसका 1 मिनट शायद कहीं 7 मिनट में लग जाए, है ना। कहीं पर आप शायद 6 मिनट का जो क्वेश्चन है वो 4 मिनट में कर दें या 5 मिनट में कर दें, तो शायद इस 9 मिनट में 11 मिनट दे दें। सो यू नीड टू बैलेंस दी टाइम, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिराज सर ने बोल दिया कि 3 मिनट तो देने ही है आपको 5 मिनट वाले में, सो ये ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज अप टू यू, ठीक है ना। दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो एज पर द क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 2 मिनट में भी कर सकते हैं, 6 मिनट वाला 5 मिनट में भी हो सकता है, 9 मिनट वाला शायद 15 मिनट ले ले आपका, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि दिस इज जस्ट अ गाइड, ठीक है ना। आपका जो क्या है, योर प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट विल हेल्प यू रिफाइन दिस टाइमिंग फॉर योर पर्सनल स्ट्रेंथ। तो देखिए जो मॉक टेस्ट देंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आप इन टाइमिंग्स को रिफाइन कर सकते हैं, है ना। आपकी राइटिंग स्पीड कैसी है, भाई कोई बहुत जल्दी जल्दी लिख सकता है और कोई बहुत कम स्पीड से लिखता है, तो सर्टेनली यहाँ पर आपकी टाइमिंग चेंज हो जाएगी। बट अगर आपको रखना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, मेंस क्लियर करना है, तो एटलीस्ट ये 75 मिनट्स फॉर 25 क्वेश्चंस, 60 मिनट्स फॉर 10 क्वेश्चंस एंड 45 मिनट्स फॉर 15 क्वेश्चन यू शुड एलोकेट। ये तो देने ही देने हैं आपको, ओके। देन चूजिंग योर स्ट्रेटेजी, स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत बार ये पूछा जाता है कि सर कहां से स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, द फर्स्ट इंप्रेशन रूट, ठीक है। ऑप्शन ए आपका द फर्स्ट इंप्रेशन रूट और दूसरा है द हाई वैल्यू फर्स्ट रूट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्टार्ट विद द 5 मार्क क्वेश्चन। ऑप्शन ए में कि गो विद द फ्लो, कि जहां से आपका पेपर शुरू हो रहा है वहां से ही आप स्टार्ट करिए, आप 5 मार्क्स वाले से स्टार्ट कीजिए। तो क्या होगा, एक तो देखिए इसका साइकोलॉजिकल भी इंपॉर्टेंस है कि जब आप शुरुआत से करेंगे एक तो फ्लो बना रहेगा, और जब आप 25 क्वेश्चन कर लेंगे तो 40 में से 25 कर चुके हो, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाएगा कि यस आई हैव कंप्लीटेड 25 क्वेश्चन, सो इट विल गिव यू अ बूस्ट, इट विल गिव यू अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यू कैन एस्टेब्लिश a strong first impression with the precise high quality answers and builds momentum. तो first impression should be the last impression. तो जब आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाएगा, आपके क्रिस्प क्वालिटी आंसर्स मिलेंगे, सो सर्टेनली इवैल्यूएटर को क्या होगा, होता क्या है कि कब जब आपके शुरुआत अच्छी होती है तो एंडिंग थोड़ी बहुत अगर हिलेगी भी तो वो दिमाग में रहता है कि नहीं अच्छा लिख रहा है बंदा, राइट। और अकॉर्डिंगली तो मेरे हिसाब से तो ए वाली जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो बड़ी अच्छी होती है, गो विद दी फ्लो, राइट। स्टार्ट विद दी 5 मार्क्स क्वेश्चन ओनली, देन हाई वैल्यू फर्स्ट रूट का मतलब क्या, स्टार्ट विद दी 15 मार्क क्वेश्चन, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस। तो क्या होगा, जो हाईएस्ट वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, आप उनको पहले कंप्लीट कर सकते हैं, सिक्योरिंग मैक्सिमम पोटेंशियल मार्क्स इन केस टाइम, इन केस इफ द टाइम रन शॉर्ट आफ्टरवर्ड्स। तो बाद में अगर आपका टाइम कम भी पड़ता है, यहां पर तो आपको कम ही कम लिखना है, तो उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है कि जहां पर बड़े क्वेश्चंस लिखने में वो टाइम ज्यादा लेते हो, सो दे कैन स्टार्ट विद द 15 मार्क्स क्वेश्चन। और जब बाद में थोड़ा टाइम कम भी होगा तो 5 मार्क्स क्वेश्चन में वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 50 वर्ड्स, ठीक है ना। बट
स्ट्रेटेजी वही रखिए 75, 60 और 45 मिनट्स वाली, ठीक है। चाहे शुरू से स्टार्ट करें चाहे लास्ट से स्टार्ट करें, टाइम आपको उतना ही डिवोट करना है, राइट। देन द अनफॉरगिविंग रूल ऑफ द समिट। अब याद रखिए, प्रायोरिटाइज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो अगर आप आउट ऑफ टाइम रन कर रहे हैं तो यू नीड टू प्रायोरिटाइज क्वांटिटी। अब मैं देखिए, आप बहुत लोग बोल सकते हैं कि क्वालिटी डजंट मैटर। यस, क्वालिटी मैटर्स, बट इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम यू नीड टू प्रायोरिटाइज क्वांटिटी ओवर द क्वालिटी। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ देते हो, सिग्निफिकेंटली आपके चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे मेंस को क्लियर करने के। तो लीविंग अ क्वेश्चन blank significantly reduces your chances of success। तो कहते हैं ना कि बहुत अच्छा, एक बॉटम लाइन हम ये जानते हैं कि an average answer is infinitely better than no answer। तो ना लिखने से अच्छा है लिखना, कुछ लिखना। तो एक एवरेज आंसर ना लिखने से तो हमेशा ही बेटर माना जाएगा। सो यू नीड टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। छोड़ना कुछ नहीं है आपको, इवन इफ यू आर नॉट नोइंग दी आंसर, ठीक है, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो आप उसमें लिख के आइए, क्योंकि जहां पर कुछ नहीं लिखा है वो तो ब्लैंक माना जाएगा, 0 मार्क्स आपको उसके मिलेंगे। बट सपोज करिए अगर कुछ भी मिलता जुलता आप उससे लिख पा रहे हैं तो सर्टेनली कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल सकते हैं वहां पर, राइट। सो an average answer is infinitely better than the no answer। attempt every question, ठीक है। मैं कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूं अपने, और हमेशा मेरे ऑलमोस्ट बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं इन दी पास्ट, ओके। देन द फाइनेस्ट पॉलिश और गेनिंग एवरी एडवांटेज। तो अब देखिए क्या करना है आपको। बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि रंग बिरंगे पेन लेके जाते हैं। डोंट डू दैट। रंग बिरंगे पेन यूज करने का टाइम नहीं होता है इतना, ठीक है ना। अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है एंड आप रंग बिरंगे पेन यूज करके अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं, अपने क्वालिटी आंसर लिख सकते हैं, देन गो फॉर इट, आई डोंट हैव एनी इशू। बट use a single color pen, preferably blue, to save your precious seconds। I'm telling you, आपके हर एक सेकंड प्रीशियस है इस एग्जाम के लिए। यू नो दैट इंटेंस पेस, ठीक है ना। एंड अब आप बोल सकते हैं सर अगर हम कलर यूज नहीं कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, देन हाउ टू एम्फेसाइज। then what you can do, you can highlight the key example using simple arrows or boxes, not by switching the colors। तो कलर स्विच करने की जरूरत नहीं है, आप उसी पेन से एरो लगाकर, जैसा आपने मुझे इसी को करना है तो मैंने इसी को कोई ऐसे कर दिया है, ठीक है ना, या फिर इसी को मुझे करना है तो मैंने यहाँ पे एरो बना दिए, ठीक है, या स्टार बना दिए, एंड सो ऑन। बाय दीज सिंबल्स यू कैन एम्फेसाइज ऑन द highlights of your answers, right? Then maintain a consistent medium font size। अब होता क्या है ना, जब शुरुआत करते हैं, वो तो साइकोलॉजिकल होता है, शुरुआत जब करते हैं बड़ा अच्छा राइटिंग मेंटेन करते हैं, और जब लास्ट तक पहुंचते हैं तो राइटिंग तो पता नहीं कहां चली जाती है आपकी कि कौन से भाषा में आप लिख रहे हैं। तो यू नीड टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट मीडियम फॉन्ट साइज। तो गोल क्या होना चाहिए? द गोल इज अ पेज दैट लुक्स फुल yet प्रोफेशनल। आपका गोल क्या है कि आपका जो पेज है, जो आंसर शीट है, दैट शुड बी फुल yet प्रोफेशनल, है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल जो लगनी चाहिए आपकी और फुल भी लगनी चाहिए। तो फाइनल पास क्या है? इफ एनी टाइम रिमेन्स, अगर कोई टाइम आपके पास बच जाता है आफ्टर राइटिंग, देन क्विकली गो बैक एंड अंडरलाइन दी की टेक्निकल टर्म्स एंड हेडिंग्स। देन आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। देन यू कैन यूज योर डिफरेंट कलर पेन्स टू हाईलाइट देम इफ यू हैव टाइम। तो अगर टाइम बचता है आपका तो यू कैन गो फॉर इट, राइट। तो यही सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना, कि किस तरह से आपको डील करना है। आप अब तो एआई टूल्स आपके आ गए हैं, ठीक है ना। एआई टूल्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टोटली रिलाई करना है आपको। व्हाट यू कैन डू, जैसे आपके पास कोई पैराग्राफ है, ठीक है ना, आप उसको पैराग्राफ को कैसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट यू कैन डू फ्रॉम द एआई टूल्स। देन हाउ टू एक्चुअली अगर कोई आंसर आपका है उसको समराइज कराना है, दैट यू कैन डू फ्रॉम दी एआई टूल्स। अगर आपको किसी
क्या कहते हैं, आपके किसी आंसर को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, देन यू कैन ask your AI tools to represent that. So that is how you can actually or effectively, utilize the AI tools. Don't be slave of AI tools, but be a friend of them. ठीक है ना, आप उनके साथ दोस्त रह सकते हैं, डिपेंड नहीं होना है. Yes, you can use them for your smart answer writing. ठीक है. So the final verdict or the final words for this session: the view from the summit, trust your preparation. अपने आप पर विश्वास रखिए. ठीक है. Practice over pedigree. इसका मतलब क्या है? The success in the ARS mains is not restricted to students from only the elite institutes or IRI. ऐसा नहीं है. बहुत सारे बच्चों में ना एक inferiority complex होता है कि मैं तो IRI से नहीं हूं, मैं तो पन्नगर से नहीं पढ़ा हूं, मैं तो BHU से नहीं पढ़ा हूं. ठीक है. तो देखिए बेटा, ऐसा नहीं है कि ARS मेंस में सिर्फ उन्हीं बच्चों को सक्सेस मिल रही है जो कि एलाइट इंस्टीट्यूट से पढ़े. एनी कैंडिडेट हु कवर्स दिस सिलेबस सिस्टमैटिकली, आप कहीं से भी पढ़ने वाले हो, आपको अगर आपने अपना सिलेबस सिस्टमैटिकली कवर किया है, आपने प्रैक्टिस की है रिग्रेस आंसर राइटिंग की, ठीक है, तो आप इजीली ARS मेंस क्लियर कर सकते हैं. सो डोंट बी अ स्लेव ऑफ योर थिंकिंग. ठीक है ना, आपको कॉम्पिटिटिव होना है, हेल्दी कंपटीशन रखना है, अपने आप को inferiority complex में नहीं रखना है. You can be anywhere in any institute, in any private institute, in any government institute, yet you can clear this ARS mains. ठीक है ना. तो जो बेटा मेंस क्लियर करते हैं वो पढ़ते हैं, चाहे वो IRI से हो, चाहे वो पंतनगर से हो, चाहे BHU से हो, चाहे क्यों ना कोई गवर्नमेंट एडेड कॉलेज से हो या कोई प्राइवेट, जो पढ़ेगा वो आपका निकाल लेगा इस एग्जामिनेशन को. तो जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, आप कहीं के भी रहने वाले हो, ठीक है, आप इजीली क्या कर सकते हैं, यू कैन विन ओवर इट. सो प्रैक्टिस ओवर द पेडिग्री. सो देयर इज नो पेडिग्री एज सच, योर प्रैक्टिस मेक्स द सेंस. देन स्टे कंपोज्ड. ठीक है. ट्रस्ट इन योर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस. On the day of the examination, your muscle memory will help maintain speed even under high pressure. तो आपको क्या करना है, स्टे काम रहना है, बहुत पीसफुली अपने आप को रखना है, और आपकी मसल मेमोरी आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी, मेंटेन करेगी आपकी स्पीड को, राइटिंग को, क्योंकि यू हैव एक्लिमेटाइज योर सेल्फ अर्लियर ना. ठीक है. तो यही सब स्ट्रेटेजी आपको याद रखनी है, किस तरह से हमें लिखना है, कितना कितना टाइम डिवोट करना है, ये सारा मैं सेशन में आपको बता चुका हूं. इवन इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन डायरेक्टली आस्क इन द कमेंट सेक्शन. अगर कोई टॉपिक के बारे में भी आपको जानना है कि कैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. वी विल श्योरली रिप्लाई यू, राइट. तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट इज ऑलवेज विद यू, ठीक है, विद योर प्रिपरेशन. ये तो आप हमसे जुड़ सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट पे. और ARS मेंस के लिए अगर आपको और कोई भी क्वेरी है अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. श्योरली वी विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. एंड ऑल ऑन दिस वेरी नोट आई एम गोना एंड दिस सेशन. बस कहना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन के टाइम पे बी डेफ टू नेगेटिव पीपल. ठीक है ना. बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, अरे तेरे से नहीं होगा, है ना, अब मेरा नहीं हुआ तो तेरा कैसे हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. तो हमेशा बहरे हो जाइए ऐसे लोगों के लिए. दिस सोसाइटी इज फुल ऑफ नेगेटिव पीपल अराउंड यू. यू आर नॉट सपोज टू लिसन टू देम. ठीक है ना. सो stay calm, stay positive, stay optimistic, and all the very best for your examination. I hope you will do good in your examination. Thank you for the session.